तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान। तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट कार्टून बनते हैं बच्चों, जी हाँ बच्चों, जो आपके इंपॉर्टेंट कार्टून बनते हैं, जो कल आपका पेपर होने वाला है मिड टर्म एग्जाम 2022 के लिए, उसके लिए हम लोग सारे के सारे कार्टून देखने वाले हैं दोनों ही बुक से। जी हाँ बच्चों, पहली वाली बुक और जो दूसरी वाली बुक है आपकी, दोनों बुक से हम लोग इंपॉर्टेंट कार्टून देखने वाले हैं। और याद रखिएगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि इनमें से एक कार्टून तो पक्का आएगा, क्योंकि कार्टून आपका एक ही आना है, तो इसी में से कोई एक कार्टून आएगा आपका। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट कार्टून एक ही वीडियो में आपका इंक्लूड करके लाया हूं आपके सामने, ठीक है। और ये वीडियो वही वापस से वही बात बोलना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी होने वाला है, साथ साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी होने वाला है। जो कार्टून मैं डिस्कस करूंगा उसके क्वेश्चन आंसर हिंदी में भी डिस्कस करूंगा और इंग्लिश में भी डिस्कस करूंगा। तो दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल कलर का बटन दबा करके। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके आपको ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑल पे क्लिक कर लेंगे, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो कार्टून आपके सामने दिख रहा है इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और चीजों को एनालाइज कीजिए। देखिए यहाँ पर जो ये आदमी आपको एक खड़ा हुआ दिख रहा है, ये कुंफू कराटे वाला, ये जो है सो कि कपड़ा उपड़ा पहन करके, ठीक है। तो ये आदमी कौन है पता है आपको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है ये, ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये 1991 की बात बता रहा है, 1991 के बारे में यहाँ पर बात होगी, ठीक है। 1991 के जो है कि ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, कई बार रह चुके हैं और बहुत लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। खैर, तो इस कार्टून में जो आदमी है मनमोहन सिंह जी है। जैसे अभी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, उस टाइम पे ये मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये इंग्लिश में आपको कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलेगा हिंदी में, ठीक है। ये शायद आपको दिख रहा हो, यहाँ पर आग जलती हुई दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पूर्वी एशिया के देश, ठीक है। यानी कि इस वाली इमेज के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में, ठीक है। और बाद में फिर हमने 2014 में एक्ट ईस्ट नीति भी अपनाई थी, ठीक है। तो उस चीज के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि हमें इसकी आदत डालनी होगी। किसकी आदत डालनी होगी? कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की आदत डालनी होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बातें थी कार्टून से संबंधित। अब चलिए देखते हैं कि इस कार्टून के बारे में किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछेगा। उससे पहले ये छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है इसी कार्टून के रिगार्डिंग, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। कि भारत ने 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी कह लीजिए और आपका 2014 से एक्ट ईस्ट नीति अपनाई थी। और इससे पूर्वी एशिया के देश जैसे आसियान हो गया आपका, जिसके अंदर देश आ जाते हैं कई सारे, चीन हो गया, जापान हो गया और दक्षिण कोरिया के, उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से भारत ने इकोनॉमिक टाइज जो है, आर्थिक संबंध जो है वो काफी अच्छे किए हैं इन देशों के साथ, ठीक है। अब इसी कार्टून से संबंधित देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि दिया हुआ चित्र 1991 से भारत की किस नीति से संबंधित है? तो भारत की पूर्व की ओर देखो नीति कह लीजिए या लुक ईस्ट पॉलिसी कह लीजिए, उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऊपर दिए गए चित्र में दर्शाई गई नीति के महत्व की व्याख्या करनी है। जो ऊपर जो अभी हमने ये चित्र देखा, ये कार्टून देखा, तो इसमें जो नीति बताई गई है, ठीक है, जो पॉलिसी के बारे में बात हो रहा है, लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में, तो उसके बारे में आपको कोई एक तरह से महत्व बताना है दो, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे आप पहला कि इसने पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक जो संपर्क है वो स्थापित किए हैं, हमारे अधिक आर्थिक संपर्क, ठीक है। यानी भारत की अगर हम बात करें तो जो पूर्वी एशियाई देश है उनके साथ हमारे जो टाइस है, वो संबंध जो है बहुत अच्छे हुए हैं, ठीक है। और भारत ने आसियान में दिलचस्पी मतलब रखता है, एक तरह से इंडिया जो है ना आसियान के अंदर इंटरेस्ट रखता है, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है, यानी कि एकदम टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते थे। तो ये है कार्टून, ये मैंने पेपर में भी करवा रखा है, जो सैंपल पेपर मैंने करवाया था, जो अभी लेटेस्ट छठा सैंपल पेपर करवाया था उसके अंदर। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको 6 सैंपल पेपर करवा दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जरूर जाकर के देख लीजिए। अब यही कार्टून आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईस्ट एशियन नेशंस करके आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कोट लिखा हुआ है कि विल
हैव टू गेट यूज टू इट, ठीक है, यानी हमें इसका एक तरह से आदी होना पड़ेगा। कंपटीशन यहाँ पर लिखा हुआ है और देख रहे हैं किस प्रकार से आग जल रहा है कंपटीशन का, ठीक है। और यहाँ पर कौन से देखने को मिल रहे हैं आपको, व्यक्ति कौन है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, इसी के बारे में ये जो इंग्लिश मीडियम में कुछ बातें लिखी हुई थी, माफी चाहूंगा, हिंदी मीडियम में कुछ बातें लिखी हुई थी, उसी को यहाँ पर इंग्लिश में लिख करके दिखाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं पूरा का पूरा। आगे चलते हैं। अब जो हमने हिंदी में क्वेश्चन डिस्कस किए वही इंग्लिश में करेंगे। क्वेश्चन आपका सेम रहता है, बस मीडियम बदल जाता है, आपका इंग्लिश हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया कि द गिवन पिक्चर इज रिलेटेड टू विच पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। तो ये इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में दिखा रहा है ये कार्टून, ये पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिसी शोन इन द अबव जो है फिगर, ठीक है। तो ये क्या इंपॉर्टेंस है इस कार्टून का जो दिखाया गया इसके अंदर, तो हमने अभी डिस्कस किया, वो यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको ये कार्टून समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्टून देखिए बच्चों, अगला जो कार्टून है वो कुछ इस टाइप का कार्टून आपको देखने को मिलेगा। पहले जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं उससे पहले मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो समझने पे पहले ध्यान दीजिए, आप जब समझ जाएंगे तो इजी आपको लगने लग जाएगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है, मतलब इजीली समझ में आने लग जाएगा। तो ये नेक्स्ट दूसरा कार्टून देखिए यहाँ पर, ये कार्टून में अगर आप देख पा रहे होंगे ना, तो ये एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक दीवार है, दीवार के तरह आपको दिख रहा होगा, और ये ड्रैगन है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि ये कार्टून किससे संबंधित है। तो ये चाइना से रिलेटेड कार्टून है, किससे संबंधित कार्टून है, चाइना से। और ये जो ड्रैगन की तरह आगे बढ़ता हुआ ये दीवार दिखाया गया है, ये क्या दिखाया गया है, चीन की जो इकोनॉमिक पावर है उसको दिखा रखा है कि 2040 तक जो चीन है वो विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था या विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, एक सुपर पावर बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, चीन की बढ़ती ताकत को दिखाया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से, और ये एक तरह से रोकने वाला बंदा कौन है, कहीं ना कहीं अमेरिका और पूरी दुनिया के कई सारे लोग जो है इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डर तो अमेरिका को ही है कि भाई मत आगे बढ़ो, नहीं तो अमेरिका पीछे हो जाएगा। और जाहिर सी बात है 2040 तक अमेरिका पीछे हो जाएगा, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के उभरेगा, ये कई लोगों का मानना है। तो यहीं पर इस कार्टून से संबंधित रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि दर्शाया गया कार्टून किस देश से संबंधित है। ये चीन से संबंधित है, मैंने आपको बताया। अगला, कार्टून में दर्शाए गए कौन से दो प्रतीक संबंधित देश के पहचान करने में सहायक है। तो ड्रैगन और चीन की दीवार, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर हमें चाइना का यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करना हो, चीन की पहचान करनी हो, तो ये चीन की आपको दीवार दिख रही होगी, ठीक है। इस तरह से चीन की दीवार कहा जाता है इसको, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और चीन में ड्रैगन बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये चीन का ड्रैगन, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कार्टून की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है कि यह कार्टून विश्व को क्या संदेश देता है। तो यह कार्टून विश्व को संदेश देता है कि चीन तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है, ठीक है। तो ये कार्टून ये मैसेज देता है, ठीक है। यही कार्टून आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्टून तो सेम रहने वाला है, ये आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इस टाइप से, ठीक है। अब इसी कार्टून से रिलेटेड जो हमने अभी हिंदी में डिस्कस किया वो इंग्लिश में पूछेगा आपसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कि द कार्टून शोन इन इज रिलेटेड टू विच कंट्री, ठीक है। तो चाइना से रिलेटेड है ये कार्टून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टू सिंबल शोन इन द कार्टून आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द रिस्पेक्टिव कंट्री, ठीक है। तो ड्रैगन है एक तो आपका, और दूसरा है वॉल ऑफ चाइना, यानी कि जिसको आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहते हैं। तो ये दो ऐसे सिंबल दे रखे हैं जिससे कि हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंट्री को, ठीक है, ड्रैगन के जरिए और वॉल ऑफ चाइना जो दे रखा है उसके जरिए। अगला है थर्ड क्वेश्चन इसी कार्टून से रिलेटेड कि व्हाट मैसेज डज दिस कार्टून गिव टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो कार्टून है वो क्या मैसेज देने का जो है सो कि ट्राई कर रहा है। तो ये कार्टून मैसेज दे रहा है कि चाइना इज डेवलपिंग रैपिडली, यानी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, और मे बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बाय 2040, यानी कि ये जो है बन सकता है दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कह लीजिए इकोनॉमिक पावर, यानी कि आर्थिक शक्ति 2040 तक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला कार्टून देखिए, ये मोटू का कार्टून दिख रहा होगा आपको, कई बच्चे इसको देख के हंस भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे जब मैं 12th में था ना, तो मैं भी इस कार्टून को पहली बार देखा, मतलब क्या मोटू सा दे दिया है भाई, ठीक है। लेकिन अब समझ में आता है कि क्या है ये। तो देखिए ये है चीन, ठीक है, ये चीन है। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो चीन तब का चीन दिखा रखा है और ये अब का चीन दिखा रखा है, यानी ये चाइना जो है उस टाइम का पुराने जमाने का चाइना है और ये नए जमाने का चाइना है। क्या अंतर दिख रहा है, उस टाइम के चाइना के हाथ में अगर आप देखेंगे तो सिगरेट है इस तरह से,
ठीक है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए भाई, ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माओ की लाल किताब, ठीक है, यानी कि उस टाइम का जो चीन था वो माओवादी जो था, एक तरह से पूंजीवाद की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था, अपने हिसाब से चलता था और माओ के नेतृत्व में चलता था। लेकिन अब का जो चीन है ना, यहाँ पर देखिए इसके बारे में क्या लिख रखा है कि हु की पूंजी पश्त लाल टाई, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ये माओ की लाल किताब है और ये हु की पूंजी पश्त लाल टाई है। टाई मतलब यहाँ पर जो कोट के साथ टाई पहनते हैं, यानी कि ये पूंजीवाद की ओर बढ़ गया है, ठीक है। तो ये अब ये नया वाला चीन है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से ये कार्टून आपका ये चीजें बता रहा है। अब चलिए इसी कार्टून से संबंधित देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि दोनों कार्टून किस देश से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर पहला वाला कार्टून तब का चीन और ये अब का चीन, तो ये दोनों कार्टून जो है चीन नामक देश से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तब और अब के बीच इस देश की आर्थिक नीति में कोई दो अंतर स्पष्ट करना है आपको, यानी कि तब का जो चीन था उसकी आर्थिक नीति कैसी थी और अब जो नया चाइना आपको देखने को मिलता है, न्यू चाइना देखने को मिलता है, उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, आर्थिक नीति है, उसका कोई दो अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो शुरुआत में बंद अर्थव्यवस्था थी चीन की, लेकिन अब जो है खुली अर्थव्यवस्था है, यानी खुले द्वार की नीति अपनाई है चीन ने। तो कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग के टाइम पे अगर हम लोग बात करें, ये बात है सन 2000 से पहले की, तो चीन ने ना अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर रखा था, दूसरे देश की कंपनियों को आने नहीं देता था, ठीक है, और ना जो है सो कि ग्रो करने देता था। लेकिन अब का जो चाइना है, न्यू चाइना आपका, उसके अंदर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ओपन कर लिया है, खोल लिया है, ठीक है। तो ये फर्क है पहले के चीन में और अब के चीन में। तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट लिख रखा है यहाँ पर कि पहले कृषि का निजीकरण नहीं किया गया था चीन के अंदर, यानी जो फार्मिंग होता है उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है कृषि के निजीकरण से कृषि उत्पाद एवं ग्रामीण आय में वृद्धि देखने को मिली है। यानी कि अब जो वहां की फार्मिंग है चाइना के अंदर, यानी जो खेती होती है उसको निजीकरण कर दिया गया, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया फार्मिंग का, जिससे क्या हुआ कि जो खेती होती थी उससे ज्यादा इनकम आने लग गई, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं, इसी कार्टून से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि कार्टून में मतलब दर्शा के परिवर्तन ने इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचाया है, ठीक है। मतलब कार्टून में जो दर्शाया गया है तो उसके हिसाब से बताना है कि ये जो आपका चीन है, ठीक है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ मिला है। तो इन परिवर्तनों के कारण जो है चीन उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आया है वर्तमान समय में, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो चीन पहले माओवादी चीन था, बाद में जब इसने अब बदल लिया अपनी आर्थिक नीतियों को और ये पूंजीवादी बन गया, जो है सो कि निजीकरण को अपनाने लग गया, प्राइवेटाइजेशन को अपनाने लग गया, तो इसकी जो अर्थव्यवस्था है ना ये उभरने लग गई, राइज करने लग गई। वर्तमान समय में भी ये देखा जा सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। यही कार्टून आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, देन एंड नाउ वाला चीन, ठीक है। तो देन क्या था, उस टाइम पे माओ का चलता था इस तरह से गवर्नमेंट पूरा चीन के अंदर, और माओ की नीतियों को अपना करके, माओ की पॉलिसीज को अपना करके चलते थे। लेकिन आज का जो चीन है वो पूरा तरह से क्या हो गया है, पूरा तरह से पूंजीपस्त हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से पूंजीवादी देश का पूरा वेशभूषा यहाँ पर इसने अपना रखा है, ठीक है। तो इस तरह से अब वही क्वेश्चन जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया इंग्लिश में भी आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच कंट्री इज रिलेटेड टू बोथ द कार्टून्स, तो चाइना है इसके अंदर, ठीक है, दोनों कार्टून्स के अंदर। अगला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंसेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री बिटवीन देन एंड नाउ, यानी पहले इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी और अब कैसी है। तो इनिशियली चाइना हैड अ क्लोज्ड इकोनॉमी बट now it is an open economy, that is China has adopt the policy of open door, यानी कि पहले इसने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा था, यानी कि इसकी इकोनॉमी क्लोज थी, लेकिन अब इसने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया है, खोल दिया है, और इसने अपना लिया है, क्या अपना लिया है, ओपन डोर पॉलिसी को अपना लिया है, खुले द्वार की नीति को अपना लिया है कि कोई भी देश इसके देश में जाकर के व्यापार कर सकता है और ये किसी देश में जाकर के व्यापार कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि एग्रीकल्चर वाज नॉट प्राइवेटाइज अर्लियर, यानी कि पहले यहाँ पर जो खेती होती थी वो निजी नहीं होता था, ठीक है, यानी प्राइवेट लोग नहीं कर पाते थे, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे उसके अंदर। बट नाउ ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम, यानी कि अब जब प्राइवेटाइजेशन ला दिया इन लोगों ने तो क्या हुआ, इनकम में इंक्रीज देखने को मिला, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में भी इंक्रीज देखने को मिला, और रूरल इनकम जो गांव वालों की इनकम थी, किसानों की, फार्मर्स की इनकम थी, वो भी बढ़ गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसी कार्टून से रिलेटेड है कि हाउ द चेंज रिपीटेड इन द कार्टून हैज बेनिफिट द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, यानी कि इस कार्टून के अंदर जो चेंज दिखा रखा है, जो बदलाव दिखा रखा है, तो उससे चीन की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो उसको कैसे बेनिफिट हुआ है वो आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्यू टू दिस चेंजेस चाइना हैज इमर्ज एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, यानी कि ये जो बदलाव किए चीन ने ना, तो उस कारण से क्या हुआ कि चीन जो है ना एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है। वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं, करंट टाइम में आप देखेंगे तो चीन बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है और दुनिया की फैक्ट्री मानी जाती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आज के टाइम पे अगर दुनिया में किसी को भी अपना कोई सामान जो है बनवाना होता है लार्ज स्केल पे, जैसे इलोन मस्क है, इलोन मस्क जो है टेस्ला के सीईओ है, ठीक है, तो वो अपना टेस्ला का गाड़ी वाड़ी बनवाते हैं, तो आपको पता है अमेरिका में थोड़ी ना बनवाते हैं, अमेरिका का कंपनी है, लेकिन वो कहाँ बनवाते हैं, वो चीन में बनवाते हैं। चीन में किस लिए बनवाते हैं, क्योंकि चीन में सस्ता बनता है सामान, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको इस तरह का एक बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कर लीजिए, उसका आइकन शो होगा, उसको प्रेस करके आपको ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग कार्टून देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। नेक्स्ट कार्टून देखिए, इस तरह से चाइना से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक साइकिल आपको दिख रही होगी अगर आप देख पा रहे हैं तो, और इस साइकिल के यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है चीन। तो हमें सीधा सीधा समझ में आ गया कि ये भी साइकिल जो है जो दिखा रखा है कार्टून के अंदर, यह चित्र ये जो दिखा रखा है आपका, वो किससे रिलेटेड है, आपका चीन से रिलेटेड है। लेकिन इस साइकिल के अगर आप दो पहियों पर ध्यान देंगे, दो टायर के ये जो नीचे आपको ये पहिए दिखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो पिछला पहिया है इसमें तो डॉलर जैसा सिंबल आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दराती जैसा सिंबल आपको देखने को मिलेगा। दराती मतलब जिससे धान वान की कटाई होती है ना खेतों में, आप शायद जानते हो, ठीक है, तो उस टाइप का दराती आपको देखने को मिलेगा और ये साइकिल इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये किसकी साइकिल है, तो ये चीन की साइकिल के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब चलिए इसी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनका आंसर देने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ हमसे इसी कार्टून से रिलेटेड, कि चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए साइकिल को एक प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया, यानी कि चीन को अगर दिखाना था तो साइकिल को ही क्यों दिखाया है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि चीन को साइकिल के रूप में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल का प्रयोग चीन में ही किया जाता है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा साइकिल जो इस्तेमाल किया जाता है वो कहाँ किया जाता है बच्चों, चीन के अंदर किया जाता है। इसीलिए इस कार्टून के अंदर आपका चीन को साइकिल के रूप में दिखाया गया है, प्रतिनिधित्व किया गया है चीन का। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कार्टून से क्या पूछ रहा है कि साइकिल के दो पहिए के भीतर के चिन्ह जो है वो क्या दर्शाते हैं। साइकिल के जो दो पहिए हैं आपको मैं दिखाता हूं फिर से, ये जो दो पहिए आप देख रहे हैं, पहला ये वाला पहिया आगे वाला है और ये पीछे वाला पहिया है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो साइकिल के अगले पहिए में हथौड़ी और दराती का चित्र है। अगर आप साइकिल का अगला पहिया देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस टाइप से ये हथौड़ी है और ये दराती है आपका, ठीक है। तो हथौड़ी और दराती का चित्र है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दर्शाता है, ठीक है। वहीं साइकिल के पिछले पहिए की बात की जाए तो उसमें डॉलर का चिन्ह है जो कि पूंजीवादी दुनिया को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी कि अगला पहिया जो है उसमें हथौड़ी और दराती का चित्र है जो कि क्या दिखा रहा है, चीन की जो पार्टी है यानी कम्युनिस्ट पार्टी है उसको दिखा रहा है। और जो पिछला वाला पहिया है उसके अंदर क्या है, डॉलर दिखा रखा है। डॉलर से मतलब पूंजीवादी दुनिया को दिखा रहा है कि चीन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है पूंजीवाद की ओर शिफ्ट हो ही चुका है अपनी पुरानी नीतियों को बदल करके, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी कार्टून से संबंधित है कि दिए गए चित्र द्वारा क्या संदेश दिया गया। ये जो आपका चित्र था, कार्टून था, कह लीजिए कार्टून तो नहीं, चित्र ही बोल सकते हैं आप इसको, तो इससे क्या मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये मैसेज दिया जा रहा है कि कार्टून में यह दर्शाया गया है कि किस तरह चीन दुनिया में तेजी से आर्थिक विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है, और यह चीन की साम्यवादी सरकार और पूंजीवादी व्यवस्था को भी दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं।
सेम यही वाला जो है आपका इमेज वाला जो क्वेश्चन आएगा आपका इंग्लिश मीडियम में, तो इस तरह से बस मीडियम चेंज रहेगा, यहाँ पर चीन लिखा हुआ था हिंदी में, अब यहाँ इंग्लिश में लिख देगा। इसी कार्टून से रिलेटेड अब क्वेश्चन जो हमने हिंदी में डिस्कस किए वही इंग्लिश में आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा इस तरह से देखिए, यहाँ पर बोला है कि व्हाई इज द बाईसाइकिल चूजन एज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट चाइना। बाईसाइकिल को ही क्यों चूज किया गया था एज अ सिंबल दिखाने के लिए चाइना का, ठीक है। तो चाइना इज ओन एज अ बाईसाइकिल बिकॉज मोस्ट ऑफ द बाईसाइकिल इन द वर्ल्ड आर यूज्ड इन चाइना, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जो साइकिल है वो कहाँ यूज होता है, चीन के अंदर ही होता है। जिस कारण से इस चित्र के अंदर आप देखेंगे, इस इमेज के अंदर आप देखेंगे तो चीन को साइकिल के रूप में, बाईसाइकिल के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट डू द सिंबल ऑन द इनसाइड ऑफ द टू व्हील्स ऑफ अ बाईसाइकिल रिप्रेजेंट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो बाईसाइकिल है आपका, ये जो साइकिल है इसके दो पहिए जो आपको देखने को मिल रहे हैं, दो व्हील्स जो देखने को मिल रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि द फ्रंट व्हील ऑफ द बाईसाइकिल हैज अ हैमर एंड सिकल विच रिप्रेजेंट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी कि जो फ्रंट व्हील है, पहला पहिया है, वो उनका हथौड़ी और दराती का चित्र है उसके अंदर, हैमर और सिकल का, जो कि क्या दर्शा रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को। और जो रियर व्हील है, पीछे वाला जो साइकिल का जो पहिया है, वो क्या है, डॉलर का साइन उसमें देखने को मिलता है, जो क्या दिखा रहा है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि पूंजीवादी दुनिया को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। थर्ड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट मैसेज इज कन्वे बाय द गिवन पिक्चर, यानी कि इस चित्र के द्वारा, इस पिक्चर के द्वारा क्या मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। तो यही मैसेज दिया जा रहा है कि चाइना धीरे धीरे आर्थिक शक्ति बन रहा है और एक दिन जो है चाइना बन करके दिखाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हो भी जाएगा वो। और चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में दिखा रखा है। आई होप कि आपको ये कार्टून भी समझ में आया होगा। ये वाला कार्टून देखिए सार्क से रिलेटेड है। मैंने पहले जो सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आपको करवाए हैं 6 सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसमें भी ये वाला सार्क वाला ये कार्टून करवा रखा है, लेकिन फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस वाले कार्टून के अंदर आपको एक ये बैनर देखने को मिलेगा, ये इस टाइप का पोस्टर जिसपे लिखा हुआ है सार्क समिट, ठीक है, ध्यान से देखिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक टेबल लगा हुआ है, इस टाइप का ये टेबल लगा हुआ है, और उस टेबल के अगर आप साथ साथ देखें तो कुर्सियां लगी हुई हैं जिसपे देशों के नाम लिखे हुए हैं। ये वाली जो कुर्सी है ये पाक लिखा हुआ है, पाक मतलब पाकिस्तान। ये वाली जो कुर्सी है इस पे इंडिया लिखा हुआ है, यानी कि अपना भारत, ठीक है। और इधर आ जाएंगे तो ये श्रीलंका है आपका, ये नेपाल है, ये मालदीव से, और इसी प्रकार से ये सारे देशों के कुर्सियां लगी हुई हैं ताकि यहाँ पर देश आकर के बैठे और जो बातचीत करना है वो करे। लेकिन क्या देश यहाँ पर आके बैठ रहे हैं? नहीं बैठ रहे हैं। सारे देश देख रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ पे, क्यों बोल रहे भागो भागो यार, डिस्कस उसका करने से कुछ नहीं होगा। मैं कुछ और बात बोल रहा हूँ, मैं आम बोल रहा हूँ, वो इंग्लिश सुन रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि ये नीति लानी चाहिए, वो कह रहा है नीति क्या है भाई, पहले ये समझाओ। पूरी राम कथा सुना दी, उसके बाद बोल रहा है कि भाई बताओ सीता कौन है, ठीक है। तो ये चीजें हो रही है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ जो सभी देश है वो सार्क से कहीं ना कहीं दूर होते हुए दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसी जो कार्टून है इसी से संबंधित जो आपका ये कह लीजिए पिक्चर जो है आपका, इस पिक्चर से संबंधित जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उनका आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सार्क का विस्तृत रूप लिखिए, वह इस संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर, ये बांग्लादेश ढाका के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसी कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि कार्टून में कुर्सियों की स्थिति से भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में क्या संदेश मिलता है। तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के प्रत्यक्ष विरोधी है, ये संदेश मिलता है। अगर आप इस कार्टून को या इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको और देशों के बीच में इस टाइप का छेद देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में इस टाइप का ना कुर्सी में छेद कर दिया। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भारत और पाकिस्तान कैसे एक दूसरे के एक टाइप से दुश्मन है, ठीक है, ये दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिनके बीच में क्या चलती है, जो है कि प्रत्यक्ष विरोध देखने को मिलता है एक दूसरे का। सेम यही कार्टून आपका इंग्लिश मीडियम में भी इसी टाइप का आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्टून कह लीजिए या इमेज कह लीजिए, और इसी से रिलेटेड जो हमने अभी हिंदी में डिस्कस किया वो इंग्लिश में आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए कि राइट द डिटेल फॉर्म ऑफ सार्क एंड व्हेन दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ये फुल फॉर्म होता है, और 1985 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, बांग्लादेश ढाका इसके अंदर।
अब अगला है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की व्हाट मैसेज डज द पोजीशन ऑफ द चेयर्स इन द कार्टून कन्वे विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया एंड पाकिस्तान आर डायरेक्ट अपोनेंट्स ऑफ ईच अदर, यानी कि एक तरह से प्रतिद्वंदी है, एक तरह से कॉम्पिटिटर तो है ही, साथ साथ दुश्मन टाइप के हैं, ठीक है, जिनका एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं, ये दिखाया गया। अगला कार्टून देखिए बच्चों, अगला कार्टून काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पेपर में आ चुका है। ये कार्टून अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बंदा देखने को मिलेगा, एक आदमी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यूएनओ के महासचिव है, कौन से महासचिव है अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये यूएनओ के महासचिव है और ये चैप्टर नंबर जो आपका 7 है, सॉरी माफी चाहूंगा, चैप्टर नंबर जो 6 है आपका, यूएनओ वाला जो चैप्टर है उससे ये कार्टून लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यूएनओ का जो चिन्ह है वो यहाँ पर देख सकते हैं, सिंबल ये ऐसे पड़ा हुआ है और आपको लग रहा होगा इधर ये युद्ध का माहौल चल रहा है, तो ये युद्ध का ही माहौल चल रहा है। और देख रहे हैं यूएनओ का जो महासचिव है उनको पिंजरे में बंद कर दिया है और चारों तरफ से लोग उनको पत्थर टाइप का ये मार रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है तू, और ये यूएनओ को लेकर के छुप गया है, ठीक है। तो ये इस टाइप का कार्टून है। अब चलिए देखते हैं कि इसी कार्टून से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त कार्टून क्या दर्शाता है। तो लेबनान संकट पर यूएनओ की असफलता दिखाता है। जो लेबनान संकट आया था बच्चों, तो उस पर यूएनओ ने कुछ नहीं कर पाया भाई। ऐसे बोलते हैं ना कि हाथ में चूड़ी पहनकर बैठ जाना, तो वैसे रह गया, यूएनओ कुछ नहीं कर पाया। अरे यूएनओ तो उस टाइम भी कुछ नहीं कर पाया था जब ये आपका यूएसए, अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया था। क्या कर लिया यूएनओ, कुछ नहीं कर पाया भाई, ठीक है। तो ये सब क्या दिखाते हैं, यूएनओ कहीं ना कहीं कठपुतली है यूएसए वगैरह की, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से, तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, उससे पहले इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए, ठीक है, कि व्हाट डज द अबव कार्टून रिप्रेजेंट। तो यूएनओ का फेलियर दिखा रहा है लेबनान की क्राइसिस के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति का नाम उचित विकल्प में से आपको चयन करना है। तो कोफी अन्ना जी है, जो कि उस टाइम के यूएनओ के महासचिव थे। अभी जो है एंटोनियो गुटेरेस जी है, उससे पहले आपके बान की मून थे और उससे पहले कोफी अन्ना जी थे, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस अभी के महासचिव है, ध्यान रखिएगा। तो इस कार्टून के अंदर जो चित्र जो व्यक्ति दिखाया गया है वो कौन है, कोफी अन्ना, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन शोन इन दिस कार्टून, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो कॉफी अन्ना आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध कब हुआ, उचित विकल्प का आपको चयन करना है। तो 2006 के अंदर इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हेन डिड द वॉर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान टेक प्लेस, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो 2006 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उपरोक्त कार्टून आपके पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय से लिया गया है। तो जो चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि जो यूएनओ वाला चैप्टर है उसमें से लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा कि फ्रॉम विच चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक इज द अबव कार्टून टेकन। तो चैप्टर नंबर 6। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कार्टून देखिए, ये कार्टून देख के भी थोड़ा हंसी आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अंकल नहीं होते, जो भड़क जाते हैं, एकदम गुस्सा उस्सा हो जाते हैं, तो जो उनका मुंह जैसे लाल हो जाता है, तो वैसे ही इस आदमी का लाल हो रखा है मुंह। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बंदा कौन है इस कार्टून के अंदर, पता है, ये यूएसए है, ठीक है। भड़क गया भाई, बिल्कुल एकदम भड़क गया। वो बोलते हैं ना कि गाय हड़क जाती है तो भाई उसको कोई रोक नहीं पाता, वैसे यूएसए जो है हड़क गया है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि गुस्सा आ गया बिल्कुल। यूएनओ का ये सिंबल है। तो यहाँ पर यूएसए क्या कह रहा है ना, यूएसए एक मैसेज दे रहा है दुनिया को कि भाई या तो तुम शांति से बात मान जाओ, ठीक है, शांति से मेरी कोई भी बात मान जाओ, ठीक है। शांति से अगर इसको कोई बात मनवानी होती है तो ये यूएन के जरिए मनवाता है, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना उसके जरिए मनवाता है। अगर बोला जा रहा है कि अगर तुम मेरी बात शांति से नहीं मानेगा तो भाई मैं वॉर का सहारा भी ले सकता हूँ अपनी बात को मनवाने के लिए। इसलिए इसके दूसरे हाथ में आप देखेंगे तो पंजा है, दस्ताने के रूप में पंजे को दिखाया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर तू शांति से नहीं माना तो जो है सो कि दूसरा सहारा भी ले सकता हूँ। वही बात है ना कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकलेगी तो उंगली हम टेढ़ी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ बता रहा है एक तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें भी लिखी हुई है कि अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसी कार्टून से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखे हैं कि प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित कर रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना इसको इंगित कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। मैंने आपको बताया ये जो है ना ये सूट बूट को टाई वाई लगा के, ये अमेरिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दोनों हाथ में क्या दिखाया गया है और वह किस चीज का प्रतीक है।
ठीक है। तो कार्टून में जो व्यक्ति है उसके दाएं हाथ में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है, जो यूएनओ का लोगो होता है ना वो दिखाया गया है, जो कि शांति का प्रतीक है, यानी कि सिंबल ऑफ पीस कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। और बाएं हाथ में पंजा है जो कि युद्ध का प्रतीक है, उसको दिखाया गया जो एक वॉर का सिंबल है, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है कि दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। इस वक्तव्य का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट करना है आपको, अपने हिसाब से आपको आंसर देना है एनसीईआरटी को आधार बना करके, ठीक है। तो क्या है ये कि इस कथन का आशय यह है कि अमेरिका का कहना है कि यदि कोई देश उसकी बात को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानेगा तो उसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा, यानी कि भाई या तो शांति से मान ले या तो तेरे को मैं वॉर के जरिए तो अपनी बात मनवा ही दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको हिंदी मीडियम में समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आपका इंग्लिश में रहेगा वॉर लिखा हुआ और जो बातें रहेंगी वो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई रहेंगी, यूएन वगैरह, ठीक है। यूएन तो हिंदी मीडियम वाले में भी इसी तरह से लिखा है। खैर, तो ये अमेरिका है आपका। अब जो हमने हिंदी में डिस्कस किया वही इंग्लिश में डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स को, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि विच कंट्री इज द पर्सन शोन इन द प्रिस्क्राइब कार्टून रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। तो ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका को दिखा रहा है। अगला है आपका क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन की व्हाट इज शोन इन द बोथ द हैंड्स ऑफ द पर्सन शोन इन द कार्टून एंड व्हाट डज इट्स सिंबलाइज, ठीक है। तो इन द राइट हैंड ऑफ द पर्सन इज द एम्बलम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि एक तरह से यूनाइटेड नेशंस का एम्बलम यानी कि उसका क्या बोलते हैं आपका जो सिंबल होता है वो दिखा रखा है। विच इज अ सिंबल ऑफ पीस, यानी कि वो जो सिंबल है वो जो लोगो है एक तरह से शांति का सिंबल है, शांति का लोगो है। एंड द लेफ्ट हैंड इज अ क्लो, यानी कि टाइप का दस्ताना है, विच इज अ सिंबल ऑफ वॉर, यानी कि ये वॉर का निशान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर विद द राइट हैंड then it will be explained with the left hand, explain the meaning of the statement in your own words, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अमेरिका क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर अमेरिका कहना चाह रहा है कि the meaning of the this statement is America says that if a country does not accept its word in peacefully then it peacefully way then it will हैव टू फेस वॉर, यानी कि अगर तुम पीसफुली तरीके से नहीं बात मानोगे, शांति के रास्ते से अपनी बात नहीं मानोगे, मतलब अमेरिका की बात नहीं मानोगे तो इसको वॉर फेस करना पड़ेगा कंट्री को, दूसरे कंट्री को अमेरिका के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला कार्टून काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए बच्चों। ये कार्टून आपका चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, सेकंड वाली बुक से। तो दूसरी वाली बुक है, सेकंड वाली आपकी बुक है, उसमें से ये कार्टून मैंने निकाला है आपके लिए। कार्टून ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये बूढ़ा आदमी कौन है? यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों में आप देखेंगे पटेल जी लिखा हुआ है, मतलब पटेल लिखा हुआ है। तो समझ में आ गया आपको, ये जो बूढ़ा आदमी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, ठीक है। और ये जो राजा के रूप में दिखाया गया है ये कौन है? किसी रियासत का राजा है, ठीक है, प्रिंसली स्टेट का ये कोई किंग है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे एक आदमी को दिखा रखा है जो कि रियासत की जनता है, ठीक है, उस स्टेट की नॉर्मल जो जनता होती है ना वो है, ठीक है। और इस राजा के हाथ में आप देखेंगे तो क्या है? विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार, इस टाइप का एक संदूक है। तो ये जो बूढ़ा आदमी आ रहा है यानी पटेल जी आ रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ना ना महाराज उठिए मत, बस मुझे ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। कि भैया तू उठ मत, ये जो तेरे हाथ में विदेशी मामले है, प्रतिरक्षा, संचार है ना जो तू चला रहा है वो मेरे को दे दे और तू आराम से बैठा रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किस टाइम की बात बता रहा है? जब हमारा देश 565 रजवाड़ों में टूटा हुआ था, उसको एक भारत करना था, अखंड भारत करना था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी साम दाम दंड भेद लगा करके इन 565 रजवाड़ों को एक भारत में ऐसे ही तब्दील किया था। हमारा एक भारत ऐसे ही बना था। वो हर राज्य के पास जाते थे, बोलते थे कि भाई भारत में शामिल हो जा, या तो तुम नॉर्मली शामिल हो जा। अमेरिका वाली नीति वो भी अपनाते थे कि या तो भाई तो शांति से हमारे में जुड़ जा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके। अगर तू शांति से नहीं जुड़ेगा तो मेरे पास दूसरा भी तरीका है, ठीक है। तो ये चीज है। तो आई होप कि ये कार्टून आपको समझ में आया होगा। चलिए इस कार्टून से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। इसी कार्टून से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाया गया बूढ़ा आदमी कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, सिंहासन के रूप में किस व्यक्ति को दिखाया गया है? यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सिंहासन है, ये जो कुर्सी के रूप में किसको दिखाया गया है? तो रियासत की आम जनता को दिखाया गया है, जिसके ऊपर जो राजा बैठता है और उसका शोषण करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बूढ़ा व्यक्ति राजा से क्या मांगने का प्रयास कर रहा है?
तो बूढ़ा व्यक्ति यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है ना वो कह रहे हैं कि राज्य के विदेशी मामले दे दो मेरे को, प्रतिरक्षा, संचार वगैरह ये सारा जो अधिकार होता है सब मुझे दे दो और तू बैठे रहे भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। सेम यही कार्टून जो है आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से आएगा, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो बातें होंगी वो इंग्लिश में लिखी हुई आएंगी और यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरह से ये रहेगा आपका कार्टून। ठीक है, और इसी कार्टून से रिलेटेड जो इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी तरह से रहेंगे। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हु इज द ओल्ड मैन शोन इन द पिक्चर। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पर्सन इज शोन एज द थ्रोन। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से गद्दी के रूप में किसको दिखाया गया है, तो ये जनरल पब्लिक को दिखाया गया है। जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना हमारी, जो रियासतें थी, उनके जो आम जनता थी, जनरल पब्लिक थी, उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ओल्ड मैन ट्राइंग टू आस्क फ्रॉम द किंग, यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक बूढ़े आदमी, वो क्या मांग रहे हैं, एक तरह से आस्क क्या कर रहे हैं किंग से, राजा से। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इस राज्य का फॉरेन अफेयर्स दे दो, डिफेंस दे दो और कम्युनिकेशन दे दो और तुम कठपुतली की तरह बैठ जाओ भाई। ठीक है, तो ये मांग रहे हैं। ठीक है, आई होप के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये कार्टून आपको समझ में आया होगा। और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट कार्टून है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी कई बार आ रखा है। इस कार्टून में आप देखेंगे ना तो जो जैसे सर्कस वर्कस दिखाते हैं ना, आप देखते होंगे सर्कस वर्कस दिखाते हैं, उसमें ऐसे एक डंडा उंडा लेकर के एक रस्सी पे चलते हैं और बैलेंस बना करके दिखाते हैं, बोलते हैं मैं कितना अच्छा बैलेंस बना सकता हूँ। वैसे इस कार्टून को बनाया गया उसी के ऊपर। ठीक है, ये जो बंदा दिख रहा है ना आपको इस कार्टून के अंदर, जो बैलेंस बनाने का कोशिश कर रहा है, वो कौन है, नेहरू जी है वो। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। और किस चीज के अंदर बैलेंस बना रहे हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र के बीच में बैलेंस बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कार्टून। चलिए इसी कार्टून से संबंधित क्या क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बीच संतुलन बनाने का कार्य कौन कर रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं कि जो है सो कि बैलेंस बनाया जा सके प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो है सो कि निजी क्षेत्र और आपका पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टून में सार्वजनिक क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव क्यों दिखाया गया है। ये कार्टून अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से, एक बार मैं देख लेता हूं। ओके, जो पब्लिक सेक्टर होता है यानी कि जो मतलब आपका सार्वजनिक क्षेत्र होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा झुका हुआ है और प्राइवेट सेक्टर बेशक मोटा है लेकिन ऊपर की साइड है यानी कि ये उठा हुआ है। तो ये पब्लिक सेक्टर क्यों झुका हुआ है इस कार्टून के अंदर, ये पूछ रहा है। तो ऐसा इसीलिए है, इस कार्टून के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र जो है ये ज्यादा इसीलिए झुकाया हुआ दिखा रखा है क्योंकि अधिकांश प्रमुख कांग्रेसी नेता यानी ज्यादातर कांग्रेस के जो लीडर्स थे, नेता थे, वो सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में थे। वो कहते थे कि चीजों को ज्यादातर पब्लिक सेक्टर के अंदर रखो, प्राइवेट मत करो। ठीक है, जैसे कि कुछ जो नेता थे जो इसके पक्ष में थे, इसके फेवर में थे पब्लिक सेक्टर के यानी सार्वजनिक क्षेत्र के, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी, जो है सो कि ये पक्ष में थे कि भाई चीजों को प्राइवेट मत करो, पब्लिक ही रहने दो। ठीक है, अगला है जगजीवन राम जी, गुलजारी लाल नंदा जी, ये ऐसे कांग्रेस के नेता थे जो कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर के फेवर में थे, पक्ष में थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही आपका कार्टून इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस कार्टून से रिलेटेड देखिए इंग्लिश मीडियम में इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया कि हु इज डूइंग द वर्क ऑफ बैलेंसिंग द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑन इन द फिगर, यानी कि पिक्चर के अंदर दिखा रखता है। तो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो चाह रहे हैं कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के बीच में क्या बनाया जा सके, बैलेंस बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कि व्हाई कार्टून शो मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर को जो है सो कि इस तरह से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर जो थे उसके फेवर में थे, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी, जगजीवन राम जी और गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, नंदा जी। तो इस तरह से आपका ये कार्टून हो गया कंप्लीट। ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं तक था, समाप्त करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी क्लासमेट के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आ गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी हम नया वीडियो डालेंगे आपके लिए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।